Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is अंकिता सोद एंड स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगी एंड साथ ही कुछ ऐसे शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूं जो कि डेफिनेटली आप लोगों को आपके पेपर में हेल्प करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये एग्ज़ाम जो है वैसे तो 20 जून से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बहुत से फैकल्टीज़ ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जो हैं ये एज इट इज़ क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अच्छे से इनको देखिएगा। आई गारंटी यू कि आप जैसे इन क्वेश्चंस को देखते हो, अच्छे से समझते हो, एक तो ये बेनिफिट है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा ये है कि शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को मैं बताऊंगी, साथ ही तुक्के मारने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हो सकता है इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी वो एज इट इज भी आपके एग्जाम में पूछे जाएं। तो कैसे इसकी तैयारी करनी है ये आप लोग इस वीडियो में सीख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या होता है? ये होता है हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। एंड सेक्शन ए जो है ये सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि सभी फैकल्टी के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है एंड कंपल्सरी होता है, ठीक है। इसमें भी 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आप लोगों को पास होने के लिए 50% स्कोर करना है इस एग्जाम में। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए की भी अच्छे से तैयारी करते हो तो भी आप इजीली 1 से 2 दिन पढ़ाई करके भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपना पीएचडी का ड्रीम पूरा कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे इस सेक्शन ए की तैयारी करें। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी हो इसके लिए हम लेकर आए हैं एएमयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फैकल्टी वाइज कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, वो भी बिल्कुल गारंटी के साथ। हमारा मेन एम यही है कि इस कम समय में स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके अपनी पढ़ाई कर सकें, ना कि वो इस चीज़ में कंफ्यूज रहे कि हमारी फैकल्टी क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उस अकॉर्डिंग कंटेंट कहाँ से मिलेगा। ये चीज़ों में आपको अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपकी फैकल्टी के अकॉर्डिंग कंप्लीट सेक्शन ए, या फिर इसको हम पेपर 1 भी बोल सकते हैं, इसका कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम लेकर आए हैं। इसको एक्सेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप का लिंक मिल जाएगा। ये है हमारा ऐप ग्लोबल ऑनलाइन, बिल्कुल फ्री में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है एंड देन सर्च बार में जाकर के आपको लिखना है एएमयू। जैसे ही एएमयू यहाँ पे नजर आएगा, आप इस सेक्शन पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे हम आपको इस पेपर 1 में क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स, 1 से 2 दिन में अगर आप लोग ये 1000 प्लस क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ लेते हो, ठीक है, एक बार भी इन क्वेश्चंस को ओवरव्यू ले लेते हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इनमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किया है। एंड एएमयू के प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स का यही कहना है कि हमारे इसी कंटेंट से उनके 40 में से 30 प्लस क्वेश्चंस जो है वो एज इट इज आए थे एंड सिर्फ और सिर्फ इसी के बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आप इस कोर्स का ओवरव्यू देख सकते हो। इसके साथ ही जैसे ही आप कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे आपके फैकल्टी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। आप स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिए, जितनी भी फैकल्टीज अवेलेबल हैं एएमयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, सभी के लिए यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग लाइफ साइंसेज से हो तो यहाँ पे देख सकते हो 57 वीडियो लेक्चर्स, 47 फाइल्स एंड 18 टेस्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जो कि आपके पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पे एक फ्री कंटेंट भी है, आप लोग अपनी फैकल्टी के अकॉर्डिंग ये फ्री कंटेंट भी जा करके देख सकते हो एंड एक आइडिया ले सकते हो, एक ओवरव्यू ले सकते हो इस कोर्स का। इस कोर्स की फी है सिर्फ और सिर्फ 599 एंड इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत कम समय बाकी है स्टूडेंट्स, ये समय स्मार्ट वर्क करने का है, हार्ड वर्क करने का नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप लोग जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए एंड स्मार्ट ट्रिक्स हमारे साथ आप लोग सीख सकते हो। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए में टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वीडियो में सभी 40 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताने वाली हूँ, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग रिलेशनशिप बिटवीन माइंडफुलनेस एंड एंग्जाइटी लेवल reveals consistent findings when repeated in similar population context by different researchers. This scale has strong. तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ी सी स्टेटमेंट दी गई है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस पढ़ने हैं, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एम्पेरिकल सूटेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एक इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर कर रहे हैं, एक रिसर्चर मेजर कर रहा है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन माइंडफुलनेस एंड एंग्जाइटी लेवल्स। ठीक है, लोगों के बीच में माइंडफुलनेस एंड एंग्जाइटी लेवल को ये क्या करता है, इसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, उसको मेजर करता है। ठीक है, क्या ये रिवील करता है, इट रिवील्स कंसिस्टेंट फाइंडिंग्स व्हेन रिपीटेड इन सिमिलर पॉपुलेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो डिफरेंट रिसर्चर्स ने क्या किया, सेम पॉपुलेशन कॉन्टेक्स्ट में ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट रिसर्चेस किए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इस चीज़ को, ये जो स्केल है मेजरमेंट का, उसको उसका हाईएस्ट, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या लिया जाता है, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, इंटरनल वैलिडिटी या फिर एम्पेरिकल सूटेबिलिटी। सो यहाँ पे राइट आंसर है रिलायबिलिटी। ठीक है, यानी कि अगर हमारा जो स्केल है, जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये अगर रिलायबल होगा तभी डिफरेंट पॉपुलेशन सैंपल्स भी अगर हम लेते हैं तो भी वो रिजल्ट्स हमें अच्छे से मिल सकते हैं। चाहे डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो रिलायबल होना चाहिए हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टिगेशन स्टडीड द सेंसस डेटा फॉर अ गिवन एरिया एंड प्रिपेयर्ड अ राइट अप बेस्ड ऑन देम, सच अ राइट अप इज कॉल्ड। ठीक है, सो एक इन्वेस्टिगेशन स्टडी हुई है, एक इन्वेस्टिगेशन हुआ है जिसमें उन्होंने ये स्टडी किया है कि जो सेंसस डेटा होता है एक पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, एंड प्रिपेयर्ड अ राइट अप बेस्ड ऑन देम। ठीक है, उसी एरिया के डेटा पे एक राइट अप उन्होंने प्रिपेयर किया है। सो उस राइट अप को क्या बोला जाता है रिसर्च के केस में, रिसर्च पेपर, आर्टिकल, थीसिस या फिर रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, ये जो है ना स्टूडेंट्स, अगर ये 4 ऑप्शंस आप लोगों ने इसकी बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, चाहे हमसे पढ़ी है, चाहे डायरेक्टली आपने गूगल किया है कि रिसर्च पेपर की डेफिनेशन, आर्टिकल, थीसिस, रिसर्च रिपोर्ट की डेफिनेशन, तो पहली स्टेटमेंट आपको ये मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आर्टिकल। ठीक है, सो जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के दौरान आर्टिकल्स ही होते हैं जिसमें हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन का पूरा जो डेटा हम उसमें यूज़ करते हैं वो राइटअप के लिए यूज़ होता है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, रिसर्च पेपर, थीसिस एंड रिसर्च रिपोर्ट, तीनों की डेफिनेशंस पढ़ लेनी है। ये क्वेश्चन अगर अभी आया था, मे भी हो सकता है बाकी के 3 ऑप्शन से डायरेक्ट डेफिनेशंस आपके पेपर में पूछी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड, इसमें बोला गया है सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, हमें इसके साथ कंक्लूजन दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं पहले स्टेटमेंट को ड्रॉ करके। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, तो अगर ये कंप्यूटर है तो सम यानी कि कुछ मोबाइल्स, ये वाले मोबाइल्स जो हैं ये कंप्यूटर हैं। ठीक है, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, ऑल द कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, ऑल द कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के थ्रू हमने ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन में क्या बोला गया है, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, तो क्या कुछ मोबाइल लैपटॉप है। तो आप देख सकते हो कुछ मोबाइल कंप्यूटर है लेकिन सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, तो डायरेक्ट रिलेशन क्या बन गया कि सम मोबाइल्स आर लैपटॉप्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट बोला गया है नो कंप्यूटर इज मोबाइल, कोई भी कंप्यूटर जो है वो मोबाइल नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वाली स्टेटमेंट को, आप देखो यहाँ पे बोला था कि कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, यहाँ पे बोला है कोई भी कंप्यूटर मोबाइल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इंटरलिंक्ड नहीं है एक दूसरे के साथ। ठीक है, नो कंप्यूटर इज मोबाइल। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द पॉपुलेशन सेंसस इज। हमेशा की तरह मैंने आपको बताया है कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्वेश्चन इस तरह का आता है। अगर आपने मेरी 100 MCQs वाली वीडियो देखी है
उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत बार ऐड किए हैं, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पॉपुलेशन सेंसस का जो है एक सर्वे कंडक्ट करवाती है तो वो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, केस स्टडी, सैम्पलिंग, सर्वे या फिर इंटरव्यू, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एक्टिविटी क्वालिफाइज एज प्लेगरिज्म। सो यहाँ पे ठीक है एक्टिविटीज दी हैं कुछ, कौन है इसमें से जो कि प्लेगरिज्म को क्वालिफाई करती है यानी कि प्लेगरिज्म से रिलेटेड है। अ लॉन्ग कोटेशन विद सिटेशंस, reproduction of my own work and citation, false generalization in the conclusion, too many points in the conclusion। सो इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए कि आप लोगों को प्लेगरिज्म का मतलब पता हो। इसका सिंपल मतलब बताते हैं, डुप्लीकेसी, यानी कि अगर किसी और पर्सन ने मान लीजिए एक बहुत मेहनत से रिसर्च की है, उसका रिसर्च का जो भी आउटपुट आया, मैंने क्या किया, मैंने उस आउटपुट को कॉपी कर लिया, उसके फाइंडिंग्स को कॉपी कर लिया अपनी रिसर्च में, तो मैंने क्या किया, मैंने प्लेगरिज्म किया। ये पर्सन ए जो है ये मुझ पे प्लेगरिज्म का केस भी कर सकता है, इतना बड़ा फ्रॉड होता है ये, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है, देखो फॉल्स जनरलाइजेशन इन द कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहले ही इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें इन्होंने कोई भी रिपोर्ट से रिलेटेड डायरेक्ट बात नहीं की है, कंक्लूजन से रिलेटेड बात की है। टू मैनी पॉइंट्स इन द कंक्लूजन, ये भी हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन ऑफ माई ओन वर्क विद सिटेशन। यहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि अपना काम हम कर ही नहीं रहे हैं, हमने तो किसी और की रिसर्च को कॉपी करके यूज कर लिया, तो ओन वर्क है इसलिए इसको भी हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। सो राइट आंसर है लॉन्ग कोटेशन विद सिटेशंस, ठीक है। इस तरह से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को एंड डायरेक्टली आप लोग राइट आंसर पे पहुंच जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च स्टडी ऑन अ कॉन्सेप्चुअल लेवल इज नोन एज, ठीक है, रिसर्च स्टडी को फॉर्मुलेट करना एक कॉन्सेप्चुअल लेवल के बेसिस पे क्या बोला जाता है, डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशन, रिकमेंडेशंस, ऑब्जर्वेशन। राइट आंसर है प्रोपोजिशन, ठीक है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल लेवल बोला तो वो कॉन्सेप्ट बोल देंगे कि यही आंसर है, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जर्व किस में करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम एम्पेरिकल लेवल पे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होती है एम्पेरिकल लेवल पे, रिकमेंडेशन जैसी कोई टर्म नहीं है, तो आएगा आंसर प्रोपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है रीजनिंग से, इन अ सर्टेन कोड सिंडिकेट इज कोडेड एज दिस एंड साइकोटेक विल बी कोडेड एज। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जिस सीक्वेंस में इस टर्म को ऐसा बनाया गया है उसी सीक्वेंस में इस टर्म का रिलेटेड वर्ड हमें ढूंढना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो इस टर्म को लिख लेना है इस तरह से, ठीक है। अब इसका इन्होंने बना दिया TXOCJBBSF, ठीक है, इस तरह से बना दिया। अब आपको क्या करना है, किस टर्म को, ठीक है, किस लेटर को किस लेटर में कन्वर्ट किया गया है, कौन से लेटर को कौन से दूसरे लेटर में कन्वर्ट किया गया है, ये आपने देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, RST, S के बाद आया T, यानी कि हम यहाँ से यहाँ पे गए, ठीक है। X के बाद हम Y पे गए, इधर हम ऊपर को गए, यहाँ पे नीचे को आए, C के बाद D में गए, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। B के बाद C आता है, A के बाद B आता है, ठीक है, इसके बाद S के बाद T आता है, E के बाद F आता है। तो इसी सीक्वेंसिंग को हमें फॉलो करना है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, PSY, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, होता क्या है शुरू के 2-3 वर्ड्स में ही हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि S के बाद T आया था, ठीक है। तो P के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो P के बाद आता है Q, ठीक है। सो P के बाद Q आ गया। अब S से पहले क्या आता है वो हमें देखना है, ठीक है, S से पहले क्या आता है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचे हैं ये बचे हैं ये 2 ऑप्शंस, ठीक है। सो यहाँ पे S से पहले क्या आता है, S से पहले आता है R। सो इस अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 में ही आंसर दे दिया, आप कंफर्मेशन अगर चाहते हो तो पूरा इस सीक्वेंस को भी आप लोग कन्वर्ट करके एक बार देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेंथेसिस सिटेशन इज यूज्ड इन। सो पैरेंथेसिस सिटेशन जो होती है वो कहाँ पे यूज की जाती है, बिब्लियोग्राफी, इन टेक्स्ट सिटेशन, पोएट्रिक रेफरेंस या फिर अपेंडिक्स। तो ये जो है ना, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है,
अभी भी अगर आप लोग गूगल करते हो ना कि पैरेंथेसिस सिटेशन, तो पहली जो डेफिनेशन आएगी ना उसमें यही आपको आंसर मिलेगा कि ये होता है इन टेक्स्ट सिटेशन। आप यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एथिक्स इज। तो रिसर्च एथिक्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एथिक्स का मतलब होता है नैतिकताएं, ठीक है। इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन, इंटरप्रिटेशंस। सो ये मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ज़रूर आपको आंसर आता होगा कि रिसर्च एथिक्स के अकॉर्डिंग जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, रिसर्चर की इंटरेक्शन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में काउंट किया जाता है। बाकी 3 भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो चलेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में बोला गया है तो इंटरेक्शन को हमेशा हम प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्पेसिफिकली रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिविटी टू डिस्कवर फैक्ट्स एंड कॉजेज फ्रॉम द गैदर्ड ऑफ द पर्पस, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोगों को फैक्ट्स एंड कॉज, ये इन 2 वर्ड्स के साथ जो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, वो अगर आपको याद है तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा बोला है जहाँ पे भी फैक्ट, ठीक है, किसी भी फैक्ट को अगर हम लोग डिस्कवर करते हैं, ठीक है, एंड उस फैक्ट से क्या कॉज हुआ है पर्टिकुलर चीज़ पे, उस चीज़ को हम देखते हैं, तो वो किस रिसर्च में होता है? वो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P and Q आर ब्रदर्स, ठीक है, R and S आर सिस्टर्स। ये क्वेश्चन फिर से रीजनिंग से है, ब्लड रिलेशनशिप, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आपके सिलेबस में है तो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा बोला गया है P and Q क्या है? ये ब्रदर है, यानी कि इन दोनों को हम प्लस साइन से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि R और S ये दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है। द सन ऑफ P इज द ब्रदर ऑफ S। P का जो बेटा है, कोई भी उसका नाम नहीं दिया है, P का जो बेटा है यानी कि प्लस, ठीक है, वो क्या है? वो S का ब्रदर है। तो ये तीनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। Q इज रिलेटेड टू R। अब पूछा गया है कि Q R से रिलेटेड कैसे है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आप लोग एक डायग्राम सा ड्रॉ कर लेते हो तो आपको और इजी हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। ये दोनों भाई हैं। अब पूछा क्या है? ये है P, यानी कि एक भाई के 3 बच्चे। अब पूछा गया है इनमें से किसी भी एक बच्चे का नाम, ठीक है। वो बच्चा इस अपने पिता के भाई का क्या लगता है, या फिर वो पिता का भाई उस बच्चे का क्या लगता है? दिखती सी बात है, वो उसका क्या लगेगा? अंकल। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हो। नेक्स्ट है एक स्टूडेंट्स, मैं बात करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर पहले से पता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है एंड कितनी देर में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ। अब जब भी हम कहीं पे किसी को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं तो वो मेथड कहाँ पे यूज होता है? डेटा कलेक्शन। क्या जब हम अपनी रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, चाहे हम लोग इंटरनेट या गूगल के थ्रू करते हैं, चाहे हम फील्ड में जा करके करते हैं, तो क्या हमें कुछ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है? जब सैम्पल डिज़ाइन बनाते हैं तब ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है? मेजरमेंट एंड स्केलिंग या फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यानी कि जब हम लोग परिकल्पना करते हैं, यानी कि हम गेस करते हैं, तो उस समय हमें देखना होता है। मान लीजिए मैंने गेस किया कि ये 3 ऑप्शंस को, ठीक है। अब मुझे बताना है कि तीनों में से अगर मैं इसको ट्राई करूं तो आंसर करेक्ट होगा या गलत होगा, ठीक है। दूसरा ट्राई करूं सही होगा या गलत होगा। तो ये हम लोगों को ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को हमें चेक करना है, तो ऑब्जर्वेशनल मेथड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी कि ये टर्म किससे रिलेटेड है? बर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो ये टर्म किससे रिलेटेड है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, यहाँ पे ये तो बाय चांस जिसका पेपर है उनके राइट आंसर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ये आंसर राइट ही है। तो आप हमेशा ये जो मार्क है इसको देख करके आगे मूव मत कीजिएगा, जो आंसर मैं बताऊंगी उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है।
सो जैसे कि बर्ड से रिलेटेड टर्म है एक ये, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा राइट आंसर है मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हेन अ सेकंड बट नॉट consecutive रेफरेंस फॉलो रेफरिंग टू द सेम वर्क एंड सेम पेज। अब स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो गए हो आप लोग इस क्वेश्चन में, है ना। सो इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं बताती हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप इसके ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस में ये आपको जाना पहचाना लगता होगा, IBID, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट में of the following used which is second but non-consecutive reference follows referring to the same work and same page, ठीक है। अगर किसी रिसर्च रिपोर्ट में सेम वर्क सेम पेज कहीं और पे हमने यूज किया है तो उसको अगर चेक करना है तो कहाँ से करेंगे, IBID से करेंगे। तो ऑप्शंस देखो, आंसर आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड। तो बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उसमें आप टर्म्स अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है। बच्चे जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में गलत पढ़ लेते हैं और आंसर हो जाता है गलत, है ना। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिलाइज ऑन रेप्लिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स टू कंसोलिडेट एंड जनरलाइज कंक्लूजन, ठीक है। सो ये बोला गया है कि क्वालिटेटिव मेथड में कंसोलिडेट एंड जनरलाइज कंक्लूजन पे ही हमेशा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है रीजनिंग से रिलेटेड, फाइंड द मिसिंग पैटर्न इन द सीरीज, ठीक है। सो यहाँ पे सीरीज दी गई है, आपको इसका आंसर देखना है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था उसी सीक्वेंस में हम लोग सीरीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो क्या यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो किया गया है, आप लोगों को वो चेक करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो T एंड O, T एंड O में क्या डिफरेंस है, वैसे ही आपने S को N के साथ कंपेयर करना है, R को M के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। चाहे तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताती हूँ। आंसर क्या है इस क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन नंबर A, दैट इज GFE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट ऑफ बुक्स यूज्ड इन द रिसर्च प्रोसेस इज। तो जहाँ पे एक रिसर्च जब हम करते हैं उसमें एक लिस्ट ऑफ बुक्स हम मेंशन करते हैं, वो करते हैं कहाँ पे, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई नो आप सभी को पता है, ये होता है बिब्लियोग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट है, बिब्लियोग्राफी क्या करती है, फ्यूचर में अगर कोई और पर्सन सेम टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है या कर रहा है तो उसको ये हेल्प करती है आगे के रेफरेंसेस में, ठीक है। अ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज नोन एज, ठीक है। सो एक स्टेटमेंट है, एक रीजनिंग है जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से शुरू करते हैं एंड एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट पे पहुंच जाते हैं, तो वो होता है डिडक्टिव। सॉरी मैंने यहाँ पे डायग्राम गलत बना दिया, आंसर है डिडक्टिव। डिडक्टिव में क्या होता है, हम अपर लेवल से लोअर लेवल पे जाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अ हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंसेस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसमें ये बोला गया है कि जो हाइपोथेसिस होते हैं वो उस बेसिस पे किए जाते हैं जिसमें लिमिटेड एविडेंसेस होते हैं एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। दूसरा बोलता है अ हाइपोथेसिस इज अ बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ। तो यहाँ पे बोला गया है हाइपोथेसिस जो है एक बेसिस है रीजनिंग का, जिसमें कि हम अजम्पशंस ले लेते हैं विदाउट उसके सच को जाने, ठीक है। सो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जब भी हम लोग हाइपोथेसिस लेते हैं तो हमें उसका पूरा पता होना चाहिए कि कैसे हमें इसको ट्रू तक लेकर जाना है, ठीक है। सो ये है इनकरेक्ट, इसका मतलब है ये होगा राइट आंसर। बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमिनन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। क्यों, इसमें बोला गया है कि जो साइंटिफिक हाइपोथेसिस है वो साइंटिफिक थ्योरी होता है, लेकिन ये दोनों चीजों में दिन रात का फर्क है, बहुत मेजर डिफरेंस है कि साइंटिफिक हाइपोथेसिस अलग चीज है एंड साइंटिफिक थ्योरी अलग चीज है, ठीक है।
नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है, मैंने हमेशा बताया है कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोगों को प्रॉब्लम पता होनी चाहिए जिसमें हम रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई, अब प्रॉब्लम पता है तो हम लेकर चलेंगे कि हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, यानी कि हमें अपना मेन ऑब्जेक्टिव एम पता है कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम भी मिल गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की कि हमें कहाँ पहुंचना है। अब इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए, सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए पहले डिफरेंट मेथड्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर देंगे इन मेथड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद डेटा एनालिसिस होता है एंड देन रिजल्ट एंड डिस्कशन होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1, 2, 4, 3 एंड 5, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है representing someone else work ideas as one's own without acknowledgement is called। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको बताया है, आई नो आपको इसका आंसर आता है, दैट इज प्लेगरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च डिजाइन विच हैज स्मॉलेस्ट एक्सपेरिमेंटल एरर इज सपोज्ड टू बी। सो वो कौन सा रिसर्च का डिज़ाइन है जिसमें अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, होता है ना रिसर्च में बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, तो रिसर्च में डिज़ाइन में अगर हम बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड उसमें स्मॉलेस्ट एक्सपेरिमेंटल एरर आता है, तो उस तरह की रिसर्च को क्या बोलेंगे। दिखती सी बात है, जिसमें स्मॉलेस्ट एक्सपेरिमेंटल एरर आएगा उसको हमेशा हम बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन ही बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कम एरर होगा वो चीज़ बेस्ट होगी, जिसमें लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल एरर होंगे वो वर्स्ट होंगी। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। The supplementary material that is not essential part of research topic but is helpful in proper understanding of research topic is known as, इसको क्या बोलेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया है बिब्लियोग्राफी, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स क्या होता है ये जानने के लिए कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट दी है ये अपेंडिक्स की एज इट इज डेफिनेशन दी है। गूगल पे सर्च कर लो व्हाट इज अपेंडिक्स, पहली डेफिनेशन आपको यही मिलेगी। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है रीजनिंग से। सो फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्राइंगल दिया गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16 ट्राइंगल्स। ठीक है, ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं इनको मैं डिटेल में सॉल्व नहीं कर रही हूँ, हमारा मेजर फोकस सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च इज एन एथिकल प्रोसेस, हियर द मीनिंग ऑफ एथिक्स इज। रिसर्च एक एथिकल प्रोसेस है, एथिकल का मीनिंग क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सो एथिकल का मीनिंग होता है द फुलफिलमेंट ऑफ रिसर्च वैल्यूज इन एन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अपने रिसर्च के दौरान, अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हम रिसर्च की वैल्यूज हैं, रिसर्च के जो रूल्स हैं, रिसर्च के जो रेगुलेशंस हैं, उनको फुलफिल करते हैं, उनको अच्छे से फॉलो करते हैं, उनकी कदर करते हैं, तो वो होते हैं रिसर्च एथिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शन नंबर बी एंड ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू। मैंने हमेशा बताया है दो तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा होता है जो हम लोग खुद फील्ड में जा करके कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप लोग न्यूज़ चैनल वाले देखते हो, आप लोगों ने देखा होगा आज तक की टीम है या कोई भी, एग्जाम्पल के लिए मैं आज तक की टीम लेकर चलती हूँ, कहीं पे भी कुछ इशू है, एक्सीडेंट है, वो क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट जा करके इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ये प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है, हम न्यूज़ सुन रहे हैं, उसी न्यूज़ के बेसिस पे मान लीजिए मैं यूट्यूब पर कोई छोटी सी वीडियो बना रही हूँ एज इट इज़ बोल के, तो ये सेकेंडरी डेटा है, यानी कि मैंने खुद से फील्ड में जाकर के काम नहीं किया, मैंने कहीं और से डेटा एज इट इज़ उठाया है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेटा विच हैज बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय समवन एल्स। जैसे हम बुक पढ़ते हैं, बुक में किसी और का दिमाग लगा है, हम सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रीजनिंग से है, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है, इसमें 9 बॉक्सेस हैं, आपको इसके नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर है यहाँ पे इन्होंने 18 किया है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 14। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्गर पॉज देन द कॉमा इज इंडिकेटेड बाय। हम जब कॉमा ऐड करते हैं किसी स्टेटमेंट में तो वो एक पॉज होता है, यानी कि दो चीजों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉमा से थोड़ा सा लंबा पॉज अगर हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेमी कोलन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑड वन। इन चार ऑप्शंस में से जो डिफरेंट है उसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिफरेंट वो किसी भी मैनर में हो सकता है, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लखनऊ या फिर लक्षद्वीप। तो यहाँ पे तो इन्होंने आंसर दिया है लक्षद्वीप, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट आ गया, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लखनऊ। क्यों लखनऊ होगा इसका राइट आंसर? क्योंकि बाकी की जो तीन है यानी कि पुडुचेरी, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप जो है ये सभी यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, लखनऊ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग अ रिसर्च प्रोसेस। हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि रिसर्च प्रोसेस जब भी हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, अभी तक मैंने 30 क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए। 30 में से रिसर्च के जितने भी क्वेश्चंस हैं 30 में से यानी कि आप लेकर चलो कि 25 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को मैं अपने लेक्चर सीरीज में करवा चुकी हूँ, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि एक क्वेश्चन होता है उसी को घुमा के पूछा जाता है। जैसे ये फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग अ रिसर्च प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपको ये आंसर आता था, ठीक है, अगर आपको ये आंसर आता होगा तो क्या होगा? एक जो प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें 5 वैल्यूज थी, हमको उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना था, तो उसका आंसर भी आप ऑटोमेटिकली ठीक कर सकते थे। तो एक टॉपिक है, 4 नंबर आपके पक्के हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे रहता है हमेशा इस तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज। लिटरेचर को रिव्यू जब किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या रीजन होता है, क्या बोलते हैं उसको? सो यहाँ पे इसका हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इवेल्युएशन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। इसी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था, उसमें क्या बोला गया था? उसमें बोला गया था रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज, ऑप्शन में था समरी ऑफ प्रीवियस रिसर्च ऑन अ टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे जो रिसर्च करते हैं, प्रीवियस रिसर्च जो हुई है उस चीज की समरी, ठीक है, यानी कि उस चीज को डिटेल में बताना, वही चीज बोला गया है कि यहाँ पे हमने उसको इवेल्युएट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑड न्यूमेरिकल पेयर। रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 4 पेयर्स दिए हैं, क्या ऑड है इसमें से? बहुत इजी है, देखो यहाँ पे 13, 31, यानी कि छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, छोटी से बड़ी, सब कुछ यहाँ पे सेम है, ठीक है। डिफरेंट क्या है ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 45, 54, यही नंबर को उल्टा कर दिया है, तो आंसर आ गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं उन्होंने माइनस कितना कुछ किया है कि 61 में से 15 माइनस, 54 में से 45 माइनस, ये सब चीजें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे कई लोग माइनस इसको पढ़ेंगे, हो सकती है कंफ्यूजन कि वो सोचेंगे 45 माइनस 54 बोला है तो माइनस में कुछ आंसर आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे रेंज भी दी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। कंट्रोल्ड ग्रुप इज अ टर्म यूज्ड इन, ये भी एक की वर्ड है। अगर आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च के क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको इसका आंसर इमीडिएटली आता होगा। कंट्रोल्ड ग्रुप, ये टर्म अगर जहां पे आ गई वहां पे राइट आंसर होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जहां पे हम करते हैं वहां पे हमें कंट्रोल करनी होती है चीजें, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने आपको उल्टा करके अपने वीडियो सीरीज में पूछा था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सी टर्म रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोरमोस्ट स्टेप इन साइंटिफिक रिसर्च इज। फोरमोस्ट का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सो साइंटिफिक रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट एंड द एम ऑफ द रिसर्च, यानी कि हमारी रिसर्च का सब्जेक्ट क्या है एंड हमारा एम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ पे हमें पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इम्प्लाइज, ठीक है। सो रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी होती है, वो क्या बताती है? फाइंडिंग कंसिस्टेंट विद रियलिटी। सो इन्होंने जिनका ये पेपर है उनका ये आंसर गलत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट विद रियलिटी, ठीक है। यानी कि रियलिटी को साथ में लेकर के कंसिस्टेंट वे में फाइंडिंग्स करना, ये होता है रिसर्च का ऑब्जेक्टिविटी।
द चार्ट रिप्रेजेंटिंग डेटा ग्राफिकली इज नोन एज। सो एक चार्ट है जो कि डेटा को ग्राफिकली, ग्राफ के फॉर्मेट में बताता है, उसको क्या बोला जाता है? आप लोगों ने देखा होगा ग्राफ्स के फॉर्मेट में डेटा जहां पे बताया जाता है उसको बोला जाता है पाई चार्ट। अब नेक्स्ट 37 से लेकर के 40th क्वेश्चन जो है ये इसी पैराग्राफ पर बेस्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ने में मैं फोकस नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली आंसर बताती हूँ। सो यहाँ पे बोला गया है गांधी अर्ज टू, तो गांधी जी अर्ज टू, यहाँ पे बोला है नेवर अर्ज एनीवन, ठीक है। इसको पूरा पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट है इनके, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे 40 क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर 1 या फिर सेक्शन ए के। सो आई होप ये 40 क्वेश्चंस आप लोगों की समझ में आ गए हैं, एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताए हैं वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड इसके साथ ही अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज अभी तक नहीं देखी है, टोटल 18 लेक्चर्स हैं, उनको देखिए, जिसमें से कि एक 100 MCQ सीरीज है, उसको ज़रूर देखिए। एंड आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एज इट इज क्वेश्चंस भी इस क्वेश्चन पेपर में एडिड थे। तो जल्दी से आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, विद इन 1 और 2 डेज आप लोग अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो PhD का। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।